Assalamu alaikum everyone. How are you all? Today the topic of my presentation is types of learner. तो हम देखेंगे कि टाइप्स जो है लर्नर की वो कितनी है, कौन कौन सी है और हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं एक लर्नर को कि वो जो है अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से सीख सके और उसको ईजीनेस हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता हो कि जो लर्नर है वो एक्चुअल में होता क्या है। लर्नर हम उस इंसान को कहते हैं, उस बच्चे को कहते हैं या उस एनिमल को कहते हैं। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई एनिमल भी आ सकता है। ठीक है, ये वो इंसान होता है जो कुछ सीखता है, चाहे वो अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है, चाहे वो अपने पेरेंट्स से सीख रहा है या फिर वो अपनी टीचर से सीख रहा है। मतलब ये है कि ओवरऑल जो भी चीज़ वो सीखता है कंडीशन सिचुएशन से या मतलब पेरेंट्स हो गए, इन्वायरमेंट, इन सब से जो भी वो चीज़ सीखेगा। ठीक है, तो जो सीखने वाला होता है ना उसको हम बेसिकली लर्नर बोलते हैं। अभी लर्नर जो है ना, हमने यही देखना है कि लर्नर की एक्चुअल में टाइप्स कितनी है, कौन कौन से लर्नर जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। वैसे तो मैनी टाइप्स के लर्नर हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्यू टाइप्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है टाइप्स ऑफ लर्नर में आपको एक चीज़ बताऊं कि जो लर्नर होता है ना उसका ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, जिस तरह वो थ्रेड होता है ना, ठीक है, थ्रेड की तरह उलझा हुआ होता है। ठीक है, जिसकी वायर्स जो होती हैं वो उलझी हुई होती हैं। ठीक है, फिर वो थोड़ी सी सुलझ जाती हैं, थोड़ी सी वो सेट होती हैं, फिर उसके बाद थोड़ी और सेट होती हैं और आखिर में उनकी साइड पे जो है ना वो एक बल्ब लग जाता है, एक रोशन बल्ब। मतलब ये कि वहाँ पे उनकी जितनी कन्फ्यूजन थी, ये जो भी चीज़ें थी उन मतलब उनके ब्रेन के अंदर, ये जो क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं और अब वो क्या कर चुका है, वो पूरी एक ग्रिप कर चुका है, वो हर चीज़ सीख चुका है। ठीक है, तो लर्नर जो होता है ना, लर्नर की टाइप्स में वो इसी तरह से है कि इंसान का जो ब्रेन होगा वो पहले किसी और टाइप का होगा, लेकिन जब वो हर चीज़ सीख चुका होगा तो उसमें एक लाइट ऑन हो जाएगी। मतलब ये कि उसके सामने बहुत सारी हकीकतें खुल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सीख जाएगा और फिर अपने काम वो आसानी से खुद ईजिली कर सकता है। तो अभी नेक्स्ट जो है, सबसे पहली जो टाइप है वो है विजन। अब विजन जो है इसका मतलब ये है कि आप जो भी जो है ना देख रहे हैं वो आप सीख रहे हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं और सीख रहे हैं किस तरह से हैं कि हमारे सामने जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी चीज़ आती है, अगर आप किसी चीज़ को देख लेते हो ना, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी पिकअप कर लेते हैं। अगर हम इसमें बच्चों की एग्जांपल लें तो बच्चे जो छोटे होते हैं, ठीक है, तो अब उनकी विजन किस तरह से, उनकी विजन भी स्ट्रांग होती है। अब क्या करते हैं कि वो मतलब हम उनको ना अगर ऐसे ही बताते जाएं गोट, शीप, क्रो, कैटो, एप्पल, बनाना, ठीक है, तो वो उनको इतनी समझ नहीं आएगी। जब आप उनके सामने बनाने लेके जाओगे, उनको बोलोगे बनाना, ठीक है, उसके बाद आप जो है उनके सामने एप्पल लेके जाओगे तो बोलोगे एप्पल। या अगर कैट अगर सामने आई हुई है, दीवार पे है, ये छत पे है, तो आप उसकी तरफ ना मतलब फिंगर करके, ठीक है, उसको नोटिस करके और उसकी तरफ ना फिंगर करके आप बताएंगे कैटो। ठीक है, इसी तरह डॉग की तरफ करके तो हम बोलेंगे डॉगी। गोट की तरफ, ठीक है, गोट। या डंकी की तरफ बोलेंगे तो डंकी। तो मतलब बच्चा जो है वो पहले देखेगा, उसके बाद वो सीखेगा। पहले आप उसको वो चीज़ दिखाएंगे कि बनाना जो है वो एक्चुअल में एक फ्रूट है जिसको खाया जाता है। ठीक है, कैट जो है वो एक एनिमल है। ठीक है, तो उसको ना मतलब उससे अवॉइड करना है या उससे आपने बचना है या उससे दूर रहना है। तो मीन्स कि आप पहले बच्चों को दिखाते हो चीज़, उसके बाद जाके उनको समझा सकते हो। अगर मैं इससे बड़ों की बात करूँ तो जो बड़े होते हैं उनका भी यही चीज़ है कि अगर उनको ना आप कोई ड्रामा वगैरह दिखा दें, मोस्टली लोग ड्रामे वगैरह बहुत ज़्यादा देखते होते हैं, मूवीज़ वगैरह। अगर वो एक दफ़ा ड्रामा या मूवी देख लें तो उनको पूरी सारी ज़िंदगी के लिए याद हो जाती है। वो इसी वजह से याद हो जाती है क्योंकि वो चुप करके देखते हैं और उनकी जो विज़न है ना वो स्ट्रॉन्ग है। अब विज़न स्ट्रॉन्ग होने के पीछे रीज़न जो है ना वो क्या है? आइज़ है। ठीक है, तो आइस के पीछे होती है एक ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व जो है ना वो आगे ऑप्टिक नर्व पहुंच रही होती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, और वो ब्रेन का जो पार्ट है जिसके अंदर वो मतलब पहुंच रही होती है और आइस के सारे मैसेजेस वहाँ पे कन्वे कर रही होती है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक लोब। मतलब ये कि ब्रेन डायरेक्टली जो है आइस को कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व से और ऑप्टिक लोब से। दैट्स वाई कि जो विजन होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। चीज़ें अगर आप देख लेते हैं तो आप जल्दी सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम जाते हैं एक्टिविटी पे। तो अभी आप देख लें कि आपके सामने बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा फ्लावर्स देख लिए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से कलर्स के फ्लावर थे, तो आपको एटलीस्ट जो है ना वो चार या तकरीबन चार या तीन के आपको नाम मस्ट याद होंगे। हालांकि आपने कितने सेकंड
एक जो पिक्चर है वो देखी है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड आपने वो देखी है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इतने कितने फ्लावर्स के जो कलर्स हैं ना वो याद हो गए कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ वाला फ्लावर था, उसका ये कलर था, इस तरह से। तो ये एक एक्टिविटी है जिससे आपकी जो है ना विज़न उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना सेकंड, वो है ऑडिटरी। ऑडिटरी में ये होता है कि अगर आपके सामने कोई बंदा बोलता है, तो आप क्या करते हैं, उसके जो वर्ड्स होते हैं उनको पिक करते हैं और अपने ब्रेन में सेव कर लेते हैं। ठीक है? तो ये भी बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड है, ठीक है, लर्नर का, कि इससे भी जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं ना वो जल्दी सीख जाते हैं। ऑडिटरी लर्नर अब कहाँ पे सीखेंगे? जैसे कि एक लेक्चर दिया जाता है, जैसे अभी आपको मैं स्लाइड्स जो है ना वो आपको सामने दिखा रही हूँ और साथ में आपको समझा रही हूँ। ठीक है? तो मतलब बेसिकली ये क्या है कि मैं एक लेक्चर दे रही हूँ, तो अब उससे क्या होगा कि ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना वो आपके ब्रेन में जाके सेव हो रहा है। ठीक है? इसी तरह जो भी लेक्चर दिया जाता है क्लासरूम में, तो वो मोस्टली होता है यही है कि टीचर जो है वो जो लेक्चर होता है डिलीवर करता है और आगे बच्चों के ब्रेन में जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए अब इसमें कौन-सा मेथड यूज़ हुआ? ऑडिटरी, मतलब उन्होंने टीचर को सुना है, टीचर के एक-एक जो एक-एक वर्ड था उसको उन्होंने पिक किया और अपने ब्रेन में स्टोर किया। अब ये भी बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड है। इफ़ेक्टिव मेथड इस वजह से है क्योंकि जो ईयर होता है ना वो भी आप देखें कि हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ है। ठीक है? 2 हमारे ईयर्स होते हैं और दोनों जो है ना वो, और ब्रेन उनके सेंटर में आ जाता है। ठीक है? तो अगर जो भी हम चीज़ जो है ना वो सुनते हैं, तो वो भी सीधी जो है ना वो डायरेक्ट जाके ब्रेन के पास पहुँचती है और प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है ना वो उसको जाके कंट्रोल कर रहा होता है। मीन्स कि डायरेक्टली जो है वो ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है ऑडिटरी को। तो इस वजह से जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं वो बहुत जल्दी जो है ना वो सीख जाते हैं। कोई भी चीज़ उनको बोली जाए, उनको बताई जाए तो वो जल्दी सीखते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सॉन्ग ही सुन लें तो हमें वो जल्दी जो है ना वो याद हो जाता है। हमें उसकी 2-3 लाइन्स जो है ना फ़ौरन से एक ही दफ़ा सुन लें तो हमें पता नहीं कितनी लाइन्स उसकी याद हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम जाएँगे किनेस्थेटिक पे। ठीक है? आप किनेस्थेटिक जो है इसका ये है कि आपकी हैंड की मूवमेंट से, हैंड की मूवमेंट जो है ना इसमें, जैसे कि अगर ओवरऑल लर्नर में देखा जाए तो जैसे कराटे वगैरह सिखाए जाते हैं, ठीक है? या फिर कोई एक्सरसाइज़ वगैरह सिखाई जाती है। इसके अलावा हैंड्स की मूवमेंट से आप प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है? अगर आप कहते हैं कि ये काम जो है ना ये आपने करना है और या मॉडल बनाना है, तो उसमें जब अपने हैंड्स का आप यूज़ करते हो, अपने मूव्स का यूज़ करते हैं, या फिर हम बच्चों को सिखाते हैं कि चलना कैसे है, ठीक है? और बैठना कैसे है, या फिर कपड़े अपने कैसे पहनने हैं, ये किस तरह से आपने उतारने हैं, किस तरह से धोने हैं, मतलब कोई भी काम हम उनको सिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम उनको सिखाते हैं, जिसमें उनके हैंड्स का जो है ना वो ज़्यादा यूज़ है, या फिर उनके जो फ़ीट्स हैं, उनकी ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट का जो यूज़ है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये किनेस्थेटिक जो है, ये लर्निंग है। ठीक है? इसमें वो क्या कर रहे हैं, अपने हैंड्स की मूवमेंट से वो सीख रहे हैं। नेक्स्ट जो है ना वो है रीडिंग। रीडिंग में क्या होता है कि आपके सामने कोई भी चीज़ या कोई भी बुक वगैरह रख दी जाती है, ठीक है? पहले आपको सिखाया जाता है, ठीक है? जैसे ए, बी, सी, डी आपको पूरी जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाएँगे इंग्लिश लैंग्वेज के। उसके बाद देन जो है ना आपके सामने बुक रखी जाएगी और आपको ये कहा जाएगा कि बुक को जो है ना वो रीड करें। ठीक है? जब रीड करते हैं तो रीडिंग जो होती है ना वो 2 वेज़ में होती है। पहली रीडिंग तो ये है कि आप बच्चे को बता दें कि ए फॉर एप्पल, ठीक है? आपने उसको बता दिया है कि ये ए है और ये उसके सामने जो है ना ये इस तरह से एप्पल है। ठीक है? तो ए फॉर एप्पल, ये आपने बोल दिया। आप उसको कहेंगे कि ये याद करके लाना है। ठीक है? वो याद करके लाएगा, फिर आके नेक्स्ट आप उसको बोलेंगे चलो रीड करो इसको, तो वो फिर बताएगा जी ए फॉर एप्पल, मतलब उसकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग हो गई। दूसरी रीडिंग इस तरह से होती है कि हम क्या करते हैं, बच्चों को जो है ना वो इस तरह से, बहुत सारे बड़े बच्चों को, ठीक है, नोट्स दे देते हैं। उनको बोलते हैं कि आपने ये नोट्स जो है ना सारे के सारे ये रीड करने हैं और फिर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे इसमें से। ठीक है? जिस तरह तफ़हीम होती है। ठीक है? उसमें भी इसी तरह होता है कि ऊपर पैराग्राफ होता है, नीचे जो है ना आपको क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। मतलब उस पैराग्राफ को मीनिंगफुल जो है ना वे में आपने पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट एक और तरह की भी रीडिंग इस तरह से होती है कि कुछ लोगों को ना बुक रीडिंग का बहुत शौक वगैरह होता है। ये तो हो गया लर्निंग सीखने के लिए। कुछ जैसे कुछ लोग नावल पढ़ते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा बुक्स जो है ना वो पढ़ रहे होते हैं, डिफरेंट ऑथर्स की, डिफरेंट राइटर्स की। ठीक है? तो वो भी क्या है, वो भी रीडिंग है। रीडिंग भी बड़ा इफ़ेक्टिव मेथड है। इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप नावल ही रीड करते हैं, अगर उर्दू में आप नावल रीड कर रहे हैं, तो आपकी सबसे पहले जो है ना वोकैबुलरी, ठीक है, वो आपकी बड़ी अच्छी हो जाती है। उर्दू वोकैबुलरी, इसके साथ आपको उर्दू के जो वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं वो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आपको ग्रामर जो है ना उसकी भी वो भी क्लियर हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स आपकी जो डिक्शनरी है, ब्रेन जो आपकी डिक्शनरी है, ठीक है? उसके अंदर आपकी मेमोरी के अंदर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी जो रीडिंग होती है ना वो बड़ी इम्प्रूवमेंट आती है आपकी लाइफ के अंदर। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास राइटिंग।
तो राइटिंग में ये है कि आपने जो पढ़ा, जो सीखा, जो भी आपने सुना उसको अब लिखना भी है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? अपने हैंड से। तो अब इसकी इस तरह से मैं आपको समझा सकती हूँ कि देखें कि अगर एक स्टेडियम है, ठीक है, आप स्टेडियम के बाहर हैं और अंदर क्रिकेट मैच चल रहा है, तो आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आपको ये लगता है कि बॉल आएगी, ठीक है, उसको बैट हिट करेगा, छक्का लग जाएगा या चौका लग जाएगा। और अगर कोई इस तरह से छक्का चौका नहीं लगाता, और मोस्टली नहीं लग रहे होते, बहुत कम लगते हैं क्रिकेट मैच में, तो आप कहते हैं कि इनको क्रिकेट खेलने ही नहीं आता, इनको पता नहीं किसने टीम में डाल दिया। मतलब ये कि उनको गालियाँ देना, उनको कोसना कि इनको तो कुछ आता नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि अगर आप खुद जाके स्टेडियम में उतरें तो आपको पता लगे कि पिच कितनी बड़ी है, कितना मतलब एक बॉल फेंकने के लिए आपको पूरी आर्म जो होती है ना वो सर्कुलर टर्न करनी पड़ती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको ये पता हो कि जो बैट होता है वहाँ पे, ठीक है, जो बैट होता है ना वो भी अच्छा खासा वजनी होता है, उसकी भी एक जो है ना हाई वेट होता है, वो भी एक नॉर्मल बंदा या नॉर्मल बंदी जो है वो उसको उठा नहीं सकती इजीली। और दूसरा, और फिर उसको उठा के फिर अगर हिट करना, ये बहुत मुश्किल है। और वो जो बॉल होती है वो बॉल भी इतनी सख्त होती है कि जब अगर वो यहाँ पे हिट नहीं करती, अगर आपके कहीं भी बॉडी पार्ट पे कहीं भी वो हिट करती है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आपकी हड्डियाँ जो है ना वो टूट सकती हैं। क्योंकि ये जो होती है ना ये हार्ड बॉल होती है, इसके साथ वो खेल रहे होते हैं। मतलब एक तरह से मैं देखूँ तो वहाँ पे जान का भी खतरा है। तो जब तक आप वो काम खुद नहीं करेंगे ना, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। जब आप क्रिकेट में घुसेंगे, तो आप कहेंगे भई क्रिकेट वाक़ई ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये जो वो काम कर रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही मुश्किल से वो ये चीज़ें जो है ना वो हैंडल कर रहे हैं। हमें दिखने में आसान लग रहा होता है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो वो हमें मुश्किल लगती है। बिल्कुल राइटिंग में ऐसे ही है कि आपको राइटिंग में हर चीज़ सिखा दी। ठीक है? जैसे अब एक टीचर है तो उसने बता दिया है कि बच्चों को कि ये इस तरह से ए लिखना है, इस तरह से बी लिखना है, अलफ़ अलमदा जो है ना वो ऐसे डालनी है, ठीक है? 1 और 2 को ऐसे लिखना है। लेकिन वो तब तक नहीं लिख सकेगा जब तक आप उसको जो है ना नीचे डॉट्स नहीं लगा के दोगे। छोटा बच्चा है ना तो उसको डॉट्स लगा के देंगे कि बेटा इस तरह से लिखना है, ठीक है? फिर वो करते-करते फिर वो खुद लिखना जो है ना वो सीख जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें उसने एक पेन या पेंसिल को उठाना भी है और अपने हैंड्स की ना एक स्पेसिफिक मूवमेंट सेट करनी है, और उसके बाद उसने जाके उसको लिखना है, ठीक है? तो ये तब जाके उसकी राइटिंग जो होगी ना वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो कुछ बच्चे इसी तरह से राइटिंग जब हम उनको करवाते हैं तो तब जाके वो सीखते हैं, तब उनको चीज़ें जो है ना वो लिखना आती हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पे जाएँ, तो वो है स्पीकिंग। मतलब अगर एक बच्चे ने सारा कुछ सीख लिया है, ठीक है? सारा कुछ उसको आ गया, उसको रीडिंग भी आ गई है, उसको राइटिंग भी आ गई है। आपने उसकी ऑडिटरी, विज़न, मतलब सारा कुछ आपने कर दिया, अपनी तरफ से सारी एफ़र्ट कर दी है। अभी आपको कैसे पता लगेगा कि वो बच्चा जो है ना वो वाक़ई में इम्प्रूव कर रहा है? आप उसकी नीट कॉपीज़ निकाल के देख लोगे, ठीक है? नीट कॉपीज़ निकाली जी, ठीक है, बहुत अच्छी मेंटेन है। आपने उससे एक सबक सुन लिया जी, बहुत अच्छा आता है। आपने उससे टेस्ट ले लिया जी, बहुत अच्छा आता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर कमी है। कमी उसकी तब पूरी होगी जब वो आके खुद, ठीक है, स्टेज पे या सामने फ्रंट पे आके वो वहाँ पे एक लेक्चर डिलीवर करेगा, वो बोलेगा, ठीक है? जब वो बोलेगा तो फिर उसकी जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल वो इंक्रीज़ होगा, और वो जो टॉपिक है जिसके अबाउट उसने बोलना है, उसमें उस बंदे की ग्रिप हो जाएगी, ठीक है? तो मतलब जितनी भी जो चीज़ें आपने सिखाई हैं वो इतनी इनफ नहीं है, ठीक है? वो उसने हर दफ़ा सीखा ज़रूर है, लेकिन जो स्पीकर लर्नर है वो क्या करेगा, वो जब वो खुद बोलेगा तब वो सीखेगा। जब वो मतलब प्रेज़ेंटेशन देगा, वो बोलेगा, तो तब जो है उसकी ग्रिप हो जाएगी उस टॉपिक के ऊपर। एक दफ़ा उसको थोड़ी मुश्किल होगी, उसकी टाँगें जो हैं वो थोड़ी शिवर कर रही होंगी, थोड़ा-सा जो है ना उसकी मूवमेंट, उसकी हार्ट बीट जो है वो थोड़ी तेज़ होगी, ठीक? उसका जो जब वो बोल रहा होगा तो उस वक़्त उसका जो ब्रेन है सम टाइम वो उसकी वर्ड्स के साथ साथ नहीं दे रहा होगा। लेकिन जब 1-2 दफ़ा वो प्रैक्टिस करेगा तो उसके बाद उसकी उस चीज़ के ऊपर ग्रिप हो जाएगी, और वो लेक्चर जो होगा, वो प्रेज़ेंटेशन उसको सारी ज़िंदगी भी नहीं भूलेगी। तो इस वजह से स्पीकिंग जो है ना ये बड़ा पावरफुल मेथड है, जिससे जो है इंसान को बड़ा ही बेनिफिट होता है और उससे वो बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है ना इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान का जो ब्रेन है वो सेट नहीं होता। अब उसका ब्रेन जो है वो सेट क्यों नहीं है? देखें कि जब इंसान का ब्रेन जो होता है ना वो मतलब सेट नहीं होता, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके ब्रेन में कोई टेंशन चल रही है, ठीक है? कोई परेशानी चल रही है। तो ये रेड जो साइन है ना ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना कोई उसको स्ट्रेस है, कोई परेशानी है। परेशानी जो होती है ना वो किसी भी तरह की हो सकती है।
ठीक है? और उसमें ना इंसान जो होता है वो बेचैन रहता है, ठीक है? उसके अंदर ना बेचैनी आ जाती है, वो एक टाइम के लिए भी, और उसके अंदर वरीनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि टेंशन्स जो है ना वो किस तरह से, या स्ट्रेस जो होता है वो इंसान को किस तरह से सिखा देता है। अब जो स्ट्रेस है वो जो नॉर्मली हमारे आसपास होता है वो यही होता है कि किसी को फ्यूचर का स्ट्रेस है, किसी को स्टडी का स्ट्रेस है, किसी को घर में सास जो होती है उसका स्ट्रेस है, किसी को नंदों का स्ट्रेस है, किसी को हस्बैंड का स्ट्रेस है, जी फलां ने मुझे ये बात कह दी है, फलां ने मुझे ये बात कहती है, किसी को जो जहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रेस है, जी वहाँ की मैम ने मुझे ये बात की है, इस तरह से की है, बच्चों ने ऐसे मुझे नोट किया है। तो मतलब डिफरेंट स्ट्रेस होते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेस है ना ये छोटे लेवल के हैं। अगर मैं आप अभी मैं आपके सामने वो स्ट्रेस डिस्कस करूंगी जो कि बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया में बड़ा ही कॉमन था, और वो वाला जो स्ट्रेस है ना, ठीक है, वो था कोरोना। ठीक है, तो जो कोरोना है वो सबसे बड़ा जो है ना वो स्ट्रेस गुजरा है 2019 में, जिसको हम कोविड-19 भी बोलते हैं। अब इस स्ट्रेस में क्या था कि इंसानों की जानें जा रही थी। अचानक से कोई पता नहीं चला कैसे जानें जा रही हैं। वरीनेस क्रिएट हो गई कि यार कैसे जानें जा रही हैं? कैसे कोई इंसान की अचानक से डेथ हो सकती है? फिर जब पता लगा तो ये हुआ कि ये वायरस है, तो इस वजह से जो है ना इन लोगों की डेथ हो रही है, उनकी जान जो है वो जा रही है। अब उसके बाद जो फिर नेक्स्ट हुआ कि अब इससे बचेंगे कैसे? ठीक है, उसकी वैक्सीन तो इतनी जल्दी नहीं बन सकती। तो उससे बचने का ये मेथड यही था, सबसे पहले पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो ओवरऑल पाकिस्तान में कि ऐसा करें एयरपोर्ट बंद कर दें, ठीक है? और जो वेज़ हैं जैसे दूसरे कंट्री से मुल्क से ना वो लोग आ रहे होते हैं तो उनको बंद कर दें, और अगर कोई आ भी रहा है तो उसको क्वारंटीन करें, और उसके बाद उसके चेकअप करने के बाद 14 डेज़ के बाद फिर उसको छोड़ दें। ठीक है? तो फिर उसको फैमिलीज़ के साथ मिलने दें। कि कहीं वो अपने साथ कोई वायरस कैरी करके तो नहीं लेके आए। ये सबसे पहली कंडीशन थी। दूसरा ये था कि वो कुछ ना रेमेडीज़ करें। रेमेडीज़ में ये था कि मास्क लगाएँ, सैनिटाइज़ करें बार-बार अपने हैंड्स को, बार-बार वॉश करें, और अपने जो कपड़े वगैरह हैं उनको अगर बाहर से कहीं आ रहे हैं तो अपने फ़ौरन से कपड़े वगैरह चेंज करें, ठीक है? या बाथ ले लें और उन कपड़ों को ना वो धूप पे ज़्यादातर टाँगें। उससे क्या होगा कि वो जो वायरस होगा वो मर जाएगा, ठीक है, धूप पे। तो नेक्स्ट ये भी था कि अगर आपको वायरस हो भी जाता है तो उसका ये है कि आप जो है ना स्टीम लें। क्योंकि जो वायरस होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर बियर नहीं कर सकता। तो जब आप स्टीम लेंगे तो स्टीम का ज़ाहिर-सी बात है टेम्परेचर हाई होता है, तो उससे वो उसकी ना वो किल हो जाता है, मर जाता है। तो इंसान की जो है ना वो बच जाता है। तो कोरोना जो था ना ये ओवरऑल बड़ा स्ट्रेस था। लेकिन इसने हमें शुरू में जब आया तो लोगों में बड़ा खौफ और हरास था। जब काफ़ी टाइम इसमें गुज़र गया, ठीक है? तो लोगों को ये था कि पता नहीं हम क्या करेंगे, खाएँगे कैसे, पिएँगे कैसे, और मतलब बाहर कैसे जाएँगे, जॉब कैसे करेंगे, पैसे कैसे कमाएँगे? मतलब हज़ार किस्म के स्ट्रेस जो थे ना वो इंसान के ऊपर आ पड़े थे जस्ट इस कोरोना की वज़ह से, क्योंकि सारी फैक्ट्रीज़ इनफैक्ट मतलब आना-जाना भी कहीं, ठीक है? हॉस्पिटल्स में सिर्फ़ रश था कोरोना के मरीज़ों का, बाकी और कोई जो है ना वो पेशेंट जा नहीं सकता था। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन थी। उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले कि एकजुट होके कैसे हमने उसके अगेंस्ट फाइट करनी है, उससे हमने बचना कैसे है। हमने घर बैठ के कैसे हर चीज़ जो है ना वो सेट करनी है, किस तरह से हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। अगर आपको कोई चीज़ की नीड है लेकिन आप नहीं ले सकते, बाहर शॉप्स बंद है, तो वो आप ऑनलाइन मँगवा लें। और ऑनलाइन पेपर्स जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कैसे लिए जाएँगे, फिर साथ में ऑनलाइन जो है वो क्लासेस कैसे होंगी। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ऑनलाइन वाला। अब फिर उसके बाद कोरोना में ये सारे जो है ना ये कॉन्सेप्ट आए हैं, ये चीज़ें हमने सीखी हैं। कि एक स्ट्रेस में जाके ना हम जब स्ट्रेस में गए हैं, उसमें से गुज़रे हैं, तो फिर हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ऑनलाइन अर्निंग कैसे करेंगे, घर बैठ के आप कैसे कमा सकते हो, घर बैठ के कैसे कंपनीज़, कैसे कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह चल सकते हैं, ठीक है? फैक्ट्रीज़ कैसे चल सकती हैं घर बैठ के। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमने कोरोना में सीखी हैं, इसके अलावा और भी हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोरोना पीरियड में सीखी हैं। तो इससे हमें पता लगा है कि कोरोना जो है उस कंडीशन में हम हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम अपनी उस स्ट्रेस को कम करते हैं और फिर उसके बारे में सीखते हैं। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है टीच। मतलब आप जो है कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, बल्कि कुछ से भी ज़्यादा मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की होती है, वो क्या करते हैं कि वो टीचर को देख के ना सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक टीचर जो है वो इस तरह से बहुत अच्छे वे में पढ़ा रहा है, बहुत लेवल का पढ़ा रहा है, ठीक है? बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डिलीवर कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होंगे ना वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करेंगे और वहाँ से वो सीखेंगे, लेंगे। वो देखेंगे कि उनका टीचर जो है ना वो कैसे अपने हैंड्स की मूवमेंट जो है ना वो दिखा रहा है, किस तरह से अपने हैंड्स के साथ भी बच्चों को समझा रहा है, किस तरह से वो राइट कर रहा है बोर्ड के ऊपर और किस तरह से वो बोल रहा है। उसकी इनफैक्ट ड्रेसिंग जो है ना वो किस तरह की है, उसकी जो एक तरह की पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है, वो उसकी जो नेचर है टीचर की वो किस तरह से है। तो अगर नेचर टीचर की अच्छी होगी, उसकी ड्रेसिंग
प्रोसेसिंग अच्छी होगी और साथ में उसकी जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी होंगी, वो बहुत ही अच्छे वे में इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर रहा है, ठीक है? बच्चों के अंदर फ़ीड कर रहा है, तो जब वो बच्चे आगे टीचर के मतलब जाएँगे, उस पोज़ीशन पे जाएँगे, तो फिर वो भी जो है ना उसी तरह अपनी टीचर की तरह ही होंगे और उनके अंदर भी वो अपनी टीचर्स की जो क्वालिटीज़ होंगी, वो सारी की सारी आई भी होंगी। तो अगर कोई टीचर इस वजह से बेसिकली मेन चीज़ ये है कि टीचर्स जो है ना वो अपने आप को बहुत इफ़ेक्टिव बनाएँ, ठीक है? एक तो उनकी लुक भी अच्छी आ रही हो और मतलब बिल्कुल सॉफ्ट एंड नीट एंड क्लीन हो, सादगी पसंद हो एंड साथ में एक और चीज़ कि एक उनके पास ना इन्फॉर्मेशन का पूरा रिसोर्स होना चाहिए। पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन उनके अंदर होनी चाहिए कि वो बच्चे को ना सैटिस्फाई कर सकें, उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी ही अच्छे और अच्छे मेथड में ना उसके अंदर डाल लें। और सेकंड ये भी है कि उनकी नेचर जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इंसान की अच्छी नहीं है तो आप बच्चों के सामने जो है ना वो नाटक करें कि आपकी जो मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी नेचर का कोई मसला है भी तो आप उनके सामने नाटक करें। बेशक अगर आप झूठ बोलते हैं लाइफ़ में आपके साथ ऐसा कोई इश्यू है कि आप झूठ बोल जाते हैं, लेकिन आप बच्चों के सामने सच बोलें, ठीक है? बेशक नाटक ही करें पर करें ज़रूर। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो टीचिंग से बड़ा सीख रहे होते हैं। वो टीचर की जो क्वालिटी है, पर्सनैलिटीज़ है उसको बड़ा वो पिक करते हैं, बड़ा सीखते हैं उससे। नेक्स्ट आते हैं कॉपी पे। तो कॉपी में भी ये है कि जो बच्चे होते हैं ना वो हमेशा कॉपी करते हैं। कॉपी करने में सबसे जो पहले जिसको कॉपी करते हैं ना वो उसके होते हैं पेरेंट्स। जैसे पेरेंट्स जो है ना मतलब बोलेंगे वैसे ही बच्चा भी बोलेगा। जैसे पेरेंट्स काम करेंगे वैसे ही बच्चा भी जो है ना वो काम करेगा। अगर पेरेंट्स जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चा भी नमाज़ पढ़ेगा। अगर पेरेंट्स जो है वो अगर कोई भी नेक्स्ट कोई भी अच्छा काम करते हैं, गाली-गलौज जो है वो नहीं करते घर में, कोई बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करते और जो है इंग्लिश बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं या जैसी भी लैंग्वेज वो बोलते हैं, तो वैसा ही बच्चा भी बोलेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स अच्छे नहीं होंगे, 24 घंटे घर में गाली-गलौज दे रहे हैं या उनके घर में बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है 24 घंटे या वो बच्चों को ऐसे ही मारते-पीटते हैं या तो बच्चे भी क्या करेंगे, वो उन्हीं को कॉपी करेंगे। नेक्स्ट जब वो बड़े होंगे तो उनके भी यही करतूत होंगे, वो भी यही सारे काम कर रहे होंगे। इस वजह से ना बच्चों का बड़ा वो अफ़ेक्ट आता है। अभी नेक्स्ट जो है ना मेरे पास एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि आपकी विज़न जो है ना वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? तो आपने ये सारे सर्कल्स देखने हैं। इन सर्कल्स में आप बताएँगे कि पहला जो सर्कल है उसके अंदर कौन-सा डिजिट लिखा हुआ है, सेकंड वाले में कौन-सा लिखा हुआ है और इस तरह से। अब में जो पहला वाला है उसमें 12 है, सेकंड वाले में 8 है, उसके आगे 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 5, 6, 57 फिर 5 और फिर 42 और फिर 45 अगर ये आप सारे डिजिट पढ़ लेते हैं तो इट्स मीन कि आपकी विज़न 6/6 है और आपको कोई डिज़ीज़ वग़ैरह नहीं है विज़न की और आप जो है ना बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज़ को इस तरह से रीड कर सकते हैं। तो ये एक मेथड होता है। इनफैक्ट ये इंटेलिजेंस का एक टेस्ट भी है तो उसके अंदर आपकी कलर ब्लाइंडनेस जो है ना उसी को इस तरह से ही चेक किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट जो है अभी जितनी भी आपने टाइप्स पढ़ी हैं तो उनमें सबसे जो मेन इफ़ेक्टिव जो टाइप थी ना वो सबसे पहली वाली थी विज़ुअल वाली। आप जो चीज़ देखेंगे आपको वो याद हो जाएगी। दूसरी जो दूसरे नंबर पे आती है ठीक है? वो हैंड्स वाली है कि अगर आप अपने हाथों से कोई काम करेंगे ना तो वो आपको 39% तकरीबन 40% आपको वो चीज़ याद हो जाती है। फिर अगर उसके बाद नेक्स्ट पे जाएँ ऑडिटरी पे तो ऑडिटरी ऐसी चीज़ होती है जिससे आप सुन के ना जैसे कोई टीचर लेक्चर दे रहा है तो उसको सुन के ना आपको वो आएगा। तो वो 10% आपको याद हो जाती है। अगर हम बाकी अदर्स पे आएँ तो वो आपको तकरीबन 3% या 4% आपको राइटिंग या बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आपको इतना सिखाती हैं। तो होपफुली आपके लिए ये बड़ा इफ़ेक्टिव होगा टाइप्स ऑफ लर्नर और आपको ना बहुत ईज़ीनेस होगी कि क्योंकि ये ना ऐसा टॉपिक है बड़ा जनरल टॉपिक है लेकिन हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पूरी कोशिश की है कि आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है ताकि नेक्स्ट लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएँ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।